नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औसत पर चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? कौन सा औसत है जिस पर चरम मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है आपका अंकगणितीय माध्य। कौन सा? अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। इसकी गणना करते समय श्रृंखला के सभी मूल्यों को जोड़ा जाता है और उनकी कुल संख्या से भाग दिया जाता है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ऐसे आपके 2+4+6+8, मान लीजिए चार आपके अंक है और चारों की संख्या है, तो उसमें प्लस करके ऑफिस में भाग दे दिया जाता है। जो कि इसमें हर एक संख्या की बराबर भागीदारी होती है, इसलिए यदि श्रृंखला में कोई भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा मूल्य आ जाता है तो माध्य का पूरा मान ही पूरी तरह बदल जाता है। माध्य का और चतुर्थक की क्या है? मीडियन और क्वार्टाइल की क्या होता है? ये स्थिति संबंधी औसत है। ये केवल बीच के स्थान पर आने वाले मूल्यों को दर्शाते हैं, इसलिए इन पर चरम मूल्यों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। बहुलक यह वह मूल्य है जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, इसका भी चरम मूल्यों से कोई लेना देना नहीं होता। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 5 लोगों की सैलरी है, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ अंकगणितीय माध्य कैसे होगा? 10 + 20 + 30 + 40 + 50 करेंगे और अपॉन 5। तो इनका जो वो क्या क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 30। अब मान लीजिए 5 व्यक्ति की सैलरी अचानक बढ़कर 450 हो जाती है, तो अब जो नया अंकगणितीय माध्य होगा उसमें हम 50 की जगह हम कर देंगे 450। तो माध्य का पूर्वानुमान तो आपका माध्य का पूर्वानुमान ही बदल जाएगा। एक अकेले बढ़े हुए मूल्य ने माध्य को 30 से सीधे 110 पहुंचा दिया, जबकि इस स्थिति में भी माध्य का पहले से भी 30 थी और अब भी 30 ही रहेगी। इसलिए चरम मूल्यों से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला जो औसत है वो आपका अंकगणितीय माध्य ही है। इसको चलाते हैं। यदि किसी श्रेणी में 2 बहुलक पाए जाते हैं, मान लो जो कोई श्रेणी है उसमें 2 बहुलक पाए जाए, 2 मोड्स पाए जाते हैं, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? ऐसी श्रेणी कहलाती है बाय मॉडल। क्या? बाय मॉडल, द्विबहुलकीय। क्या? द्विबहुलकीय। यहाँ पर 2 बहुलक पाए गए। जब किसी सांख्यिकी डेटा या श्रेणी में 2 ऐसे मूल्य पाए जाते हैं जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक और बराबर होती है, तो ऐसे श्रेणी को हम बाय मॉडल कहते हैं। इसमें 2 बहुलक पाए जाते हैं। मान लीजिए एक ही संख्या है, वो 2 बार है और वो भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में बदलने हेतु करेक्शन फैक्टर लगाया जाता है। कौन सा करेक्शन फैक्टर लगाया जाता है इंक्लूसिव सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में बदलने के लिए? तो आपका 0.5। कौन सा? 0.5। जब हमें एक समावेशी श्रेणी को, कैसी श्रेणी को? समावेशी, इंक्लूसिव सीरीज को क्या कहते हैं? समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी या सतत श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में बदलना होता है तो हम एडजस्टमेंट वैल्यू या करेक्शन फैक्टर का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर सांख्यिकी के प्रश्नों में दो वर्गों के बीच एक का अंतर, जैसे 10 से 19, 20 से 29, इस अंतर को पाटने के लिए कौन से नियम का पालन करते हैं? करेक्शन फैक्टर इज टू जो भी आपका वर्ग है, मान लीजिए 20 से 29 है, 20 से 29 है, 20 से 19 है, या 10 से 9 है, कुछ का भी उसको माइनस करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा आपका? 1/2 = 0.5। प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा में से 0.5 घटाया जाता है, प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। मान लीजिए इंक्लूसिव सीरीज क्या है? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। और कंटिन्यूस सीरीज क्या बनेगी आपकी? एक्सक्लूसिव सीरीज क्या बनेगी आपकी? बदलने के बाद जब आप 0.5 का फैक्टर लगा देंगे, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5 और 29.5 to 39.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वितरण में मीन लेस देन, मीडियन लेस देन, मोड हो तो वितरण क्या होगा? क्या होगा वितरण? तो वो होगा आपका वितरण पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या होगा? धनात्मक रूप से विषम होगा। धनात्मक रूप से विषम होगा। सांख्यिकी में जब कोई वितरण सममित नहीं होता, क्या क्या नहीं होता? सिमेट्रिकल नहीं होता। जब कोई वितरण सममित नहीं होता तो वह विषम कहलाता है। विषमता 2 प्रकार की होती है, धनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता। पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? इस वितरण की पूंछ दाई और लंबी होती है। क्या होती है? दाई और लंबी होती है। इसमें सबसे छोटा, इसमें सबसे जो बड़ा मूल्य होता है वो माध्य
आधे का होता है, और सबसे छोटा जो उस मूल्य होता है वो किसका होता है, वो बहुलक का होता है। उसके अलावा ऋणात्मक विषमता क्या होती है, इसमें इस वितरण की पूछ बाई ओर होती है, कहाँ होती है, बाई ओर होती है, लेफ्ट साइड होती है। इसमें माध्य का मूल्य सबसे छोटा होता है। अगर हम इसे याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, ग्राफ में हम जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं, जब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्राफ में तो संख्याएं बढ़ती है। पॉजिटिव का मतलब है आगे बढ़ना, इसलिए इसमें मीन सबसे आगे आगे यानी सबसे बड़ा होता है। सिमेट्रिकल और नॉर्मल वितरण में तीनों बराबर होते हैं, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। अगर सिमेट्रिकल है तो आपके तीनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से डिस्पर्जन का सापेक्ष माप है, कौन है डिस्पर्जन का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से, तो वह आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्पर्जन का सापेक्ष माप है। विचरण को मापने के लिए दो मुख्य तरीके होते हैं, निरपेक्ष माप। विचरण को मापने के आपके पास दो मुख्य तरीके होते हैं, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। सापेक्ष माप क्या है, ये माप हमेशा प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। क्या कहते हैं, या तो परसेंटेज के रूप में या फिर रेशो के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनका उपयोग दो अलग अलग इकाइयों जैसे किलोग्राम और लीटर वाले डेटा की तुलना के लिए किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं, विचरण गुणांक क्या होता है, इसके सबसे सटीक उदाहरण है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ QDB इसके अंतर्गत आते हैं। निरपेक्ष माप क्या होता है, ये माप उसी इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसमें मूल डेटा होता है, जैसे रुपए, किलोग्राम या सेंटीमीटर। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, ये सब क्या है, ये आपके सभी निरपेक्ष माप ही हैं। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर्स, तो एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या होता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ आपका मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थिति में मीडियन मीन से अधिक उपयुक्त माना जाता है। कौन सी स्थिति में है, जहां पर जो आपका माध्यिका है, जो आपकी जो माध्यिका है वो मीन से अधिक उपयुक्त माना जाता है, तो वो आपका स्थिति है ओपन एंड क्लास इंटरवल। कौन सी, ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल। जब किसी आवृत्ति वितरण में ओपन एंड क्लास इंटरवल्स होते हैं, यानी पहले वर्ग की निचली सीमा गायब हो जैसे 10 से कम और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा गायब हो जैसे 50 से अधिक, तब माध्यिका की गणना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसा होने के क्या कारण हो सकते हैं, माध्य की विफलता, ये मीन की विफलता हो गई। अंगणितीय माध्य की गणना के लिए प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु की आवश्यकता होती है। जब सिरे खुले हों तो सटीक मध्य बिंदु निकालना असंभव हो जाता है, इसलिए ऐसे डेटा में मीन की गणना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन शून्य हो तो इसका अर्थ क्या होगा। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन शून्य होगा, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन शून्य होगा तो सभी मान आपके समान है। क्या है, सभी मान आपके समान है। हमें यह बताता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, हमें यह बताता है कि श्रृंखला के आंकड़े अपने माध्य से औसतन कितनी दूरी या फैलाव पर हैं। यह डेटा के बिखराव को मापता है। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 है, क्या है, 0 है, तो इसका सीधा मतलब है कि डेटा में बिल्कुल भी बिखराव या विचलन नहीं है। ऐसा केवल और केवल तभी संभव है जब श्रृंखला के सभी पद एक जैसे यानी बिल्कुल समान होंगे। जब सभी मान समान होंगे तो उनका माध्य भी वही संख्या होगी और प्रत्येक पद का माध्य से अंतर शून्य हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास जो 4 छात्रों के मार्क्स हैं और 4 छात्रों के मार्क्स क्या आपके 15 है, 15 15 15 15, तो इसका आपका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 बटे 4 इक्वल्स टू 15। अब प्रत्येक संख्या का माध्य से अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका सबका 0 ही आएगा। 15 माइनस 15 0। चूंकि सभी अंतर शून्य है इसलिए इनका वर्ग और औसत निकालने पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका 0 ही आएगा। और एक और बात, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कभी भी माइनस में नहीं है, क्या आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसका न्यूनतम मान 0 ही होता है, जो डेटा की पूर्ण स्थिरता या समानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्ल पेयरसन द्वारा प्रतिपादित स्क्यूनेस का गुणांक किस पर आधारित है। कार्ल पेयरसन ने जो स्क्यूनेस का गुणांक दिया था वो किस पर आधारित है, वो है आपका मीन, मोड एवं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन,
मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पर है। माध्य, बहुलिक, बहुलक और मानक विचलन। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद कार्ल पियर्सन ने विषमता स्क्यूनेस को मापने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणांक दिया है, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस? यह गुणांक पूरी तरह से माध्य, बहुलक और मानक विचलन पर आधारित है। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, तो वितरण कैसा होगा? अभी बताया था कैसा होगा, दोनों बराबर होंगे तो होगा आपका सिमेट्रिक। कैसा होगा? सिमेट्रिक, आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिकल होगा। जब किसी आवृत्ति वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही समान, तीनों के मान बिल्कुल समान होंगे तो वो ऐसे वितरण को हम कहते हैं सममित वितरण या सामान्य वितरण कहा जाता है। कैसा आकार होता है इसका ग्राफिक आदर्श घंटी के आकार का बनता है। ग्राफ का केंद्रीय बिंदु पूरे डेटा को दो बराबर भागों में बांट देता है, 50% बाई तरफ और 50% आपका दाई तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरिलेशन का माप नहीं है? कोरिलेशन को कौन सा माप नहीं है? वो है आपका अर्थमेटिक मीन। कौन सा है? अर्थमेटिक मीन कोरिलेशन का माप नहीं है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ना कि सह संबंध का, कोरिलेशन का। इसका उपयोग केवल डेटा के औसत मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें दो चरों के बीच के संबंध का पता नहीं चलता। तो कौन कौन से सह संबंध के माप, कोरिलेशन के माप कौन कौन से हैं? आपका कार्ल पियर्सन्स का कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट यह दो मात्रात्मक चरों के बीच के संबंध को मापता है, इसे आर से दर्शाया जाता है। और उसके अलावा स्पियर्समैन्स रैंक का कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी का मान सदैव क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का आपका मान सदैव होता है 0 से 1 के बीच में। किसके बीच? 0 से 1 के बीच में। सांख्यिकी और गणित में किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसका मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है। इसे गणितीय रूप से आप लिख सकते हैं 0 <= PA <= 1। 0 का अर्थ है जब किसी घटना का घटित होना पूरी तरह से असंभव हो। जैसे एक सामान्य पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता आपकी कितनी होगी? 0 होगी। तो जब आप पासा फेंकेंगे तो उसमें 6 तक ही तो होते हैं, 7 थोड़ा ना सकता है। और एक का अर्थ क्या होता है? जब किसी घटना का घटित होना पूरी तरह से निश्चित हो, जैसे सूर्य से का पूर्व से उगने की प्रायिकता आपकी 1 होगी। दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो, दो घटनाएं अगर स्वतंत्र हो तो क्या होगा? इसका आंसर है PA इंटरसेक्शन B = PA × PP। अब इसका अर्थ क्या है? प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार दो घटनाओं A और B तब स्वतंत्र कहलाती हैं, तब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं, जब एक घटना के घटने या ना घटने का असर दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता पर बिल्कुल नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की जो प्रायिकता होती है PA इंटरसेक्शन B, दोनों के अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। इसे प्रायिकता का गुणन नियम भी कहते हैं। मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं, घटना A और साथ ही पासा फेंकते हैं, ये घटना B हो गई। तो भाई अगर सिक्के पर हेड्स आना और पासी पर 6 आना, दो स्वतंत्र घटना है, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के एक साथ की प्रायिकता क्या होगी? P आपका हेड्स आएगा और P आपका 6 आएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस एक घटना का दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसका? रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य तो होता है दो चरों के संबंध का अनुमान लगाना कि दो चरों के बीच का संबंध कैसा है। ये रिग्रेशन एनालिसिस प्रतिपगमन विश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उपकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एक ज्ञात चर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मान लीजिए के आधार पर दूसरे अज्ञात चर डिपेंडेंट वेरिएबल y के मूल्य का अनुमान या भविष्यवाणी करना होता है। हमें यह बताता है कि एक चर में बदलाव होता है तो दूसरे चर में औसतन कितना बदलाव आएगा। मान लीजिए विज्ञापन पर होने वाले खर्च x के आधार पर भविष्य में होने वाली बिक्री y का अनुमान लगाना, तो ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान क्या हो सकता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मान हो सकता है -1 से +1 के बीच में। किसके? -1 से +1 के बीच में।
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे आमतौर पर छोटे अक्षर r से दर्शाया जाता है, दो चरों के बीच की संबंध की दिशा और तीव्रता को मापता है। इसका मान हमेशा -1 और +1 के बीच होता है, दोनों को शामिल करते हुए। r इजिकल्स टू +1, अगर r इजिकल्स टू +1 है तो ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, पॉजिटिवली कोरिलेशन है। इसका अर्थ है कि दोनों चर एक ही दिशा में समान अनुपात में बढ़ते या घटते हैं, जैसे तापमान बढ़ने पर आइसक्रीम की बिक्री बढ़ना। अगर r इजिकल्स टू -1 है तो ये आपका पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध है, पूर्णतः नेगेटिवली कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों चर विपरीत दिशा में काम करते हैं, यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा उसी अनुपात में घटेगा। मान लीजिए कार की गति बढ़ने पर मंजिल तक पहुंचने का समय कब होगा। अगर r 0 है, इसका अर्थ यह है कि दोनों चरों के बीच भी कोई रेखीय संबंध नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।